संपूर्ण क्रांति। देखो, ये बात आज की नहीं है, ये घटना है 1974 की। कौन कर रहा है? 10 तारीख का घटना है। ये 1974 की घटना है, जब वर्तमान में भारत में कांग्रेस के नेतृत्व था और उस समय की माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जब थी तो उस समय के लोकसभा चुनाव में उन्होंने गरीबी दो का नारा दिया और गरीबी दो का नारा देकर चुनाव में तो जीत गई। लेकिन हुआ क्या? चुनाव का मुद्दा उनका था, क्या था? महंगाई, भुखमरी और बेरोजगारी। 3 मुद्दा पर वो चुनाव लड़ी थी। क्या क्या? महंगाई पर, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी। ये सब नेता यही मुद्दा रखता है। हम आएंगे तो गरीबी हटा देंगे, गरीबों के खाता में 15-15 लाख रुपया डाल देंगे। कोई कहेगा हेलो 10,000 बाद में 2 लाख ले लेना। अलग अलग फंडा है चुनाव जीतने का। तो श्रीमती इंदिरा गांधी भी कम चालाक नहीं थी। उन्होंने कहा गरीबी हटाओ, देश बचाओ का नारा उन्होंने दिया। कहा कि मैं आऊंगी, मैं नहीं कर रहा हूं, उनके शब्द मैं बोल रहा हूं, मैं आऊंगी और जब मैं आऊंगी तो हटाऊंगी महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी। वो आ तो गई, लेकिन इसमें से कुछ नहीं हटा। ये बढ़ गया और बढ़ गया। और नहीं तो दूसरा क्रांति लाने के लिए चहेट कर नसबंदी शुरू उन्होंने किया। आप जैसे नौजवान जब 12th पढ़कर जा रहे थे, रोडों पर, सड़कों पर दौड़ाकर नसबंदी आपका हो जाता था। आप शादीशुदा हैं या नहीं है, डोंट माइंड। एक अभियान चला था, जनसंख्या घटाओ, नसबंदी अपनाओ। और इस दुर्घटना के कारण देश में एक अलग माहौल था। यह माहौल अलग था कि वहां के कहले रही कि हटा दे, वहां के हटाई नहीं थी, गरीबी ना गरीब के ना। वहां सोचने की भाई रोग काहेला खत्म कर जाओ, रोग ही खत्म कर दिए तो संगे संगे रोगों खत्म हो जाए। कालाजार हटावे के उपाय डॉक्टर 2 तरीका से कर सकता, या तो कालाजार के दवाई आना था आदमी के साफ दवाई। आदमी ना रही तो जब आदमी ना रहा तो कालाजार भी ना रही, खत्म हो गल कि ना। तो गरीबी कब ना रही? जब गरीब हट जाए। गरीब हटेगा, गरीबी हटेगा। यही सब नेता लोग का सिद्धांत रहता है कि ना रहेगा गरीब, ना रहेगी गरीबी ना। तो उसी तरह से इन्होंने कहा मैं आऊंगी तो हटाऊंगी। लोगों ने पूछा क्या हटाओगी? तो फिर बोली कि महंगाई हटाऊंगी, बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी हटाऊंगी। लेकिन कुछ नहीं हटा। लेकिन यह वह धरती है बिहार की जहां क्रांति उत्पन्न होता है और यहाँ के छात्रों ने, विद्यार्थियों ने यही पटना से क्रांति की शुरुआत किया और कहा कि नहीं हटाओगी गरीबी, बेरोजगारी नहीं हटाओगी, ये देखो हम लोग शुरू कर दिए आंदोलन। और उन्होंने आंदोलन को शुरू किया, लेकिन नेतृत्व करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति की आवश्यकता थी। उस समय वर्तमान में सबसे बेहतरीन जो नेता माने जाते थे, वो सबसे अनुभवी जो नेता थे, नाम था जयप्रकाश नारायण। जन्म सीताब दियारा में हुआ था, जो कि आज के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उस समय के बिहार छपरा जिला में सीताब दियारा था और बगल में यही आपके बगल में कुछ भाग जो है छपरा जिला में पड़ता है और कुछ बलिया में पड़ता है। मतलब उसका कुछ भाग बिहार और कुछ भाग उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहीं के जन्म लिए, मतलब छपरा जिला के ही लाल ने कर दिया देश को बिल्कुल लाल ना। क्या हुआ कि छात्र वहां पहुंचे और कहे कि चाचा हमने के आंदोलन शुरू कैले बानी सन, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ सरकार के घेरे के प्रयास बा, सरकार के गिरावे के प्रयास बा। जयप्रकाश नारायण कहन कि हम एक नेतृत्व नहीं करेंगे। बहुत मनाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं नेतृत्व करूंगा, मैं नेतृत्व तब करूंगा कि जब नेतृत्व युवा लोग ही करेंगे, आंदोलन का नेतृत्व युवा करेंगे। मैं सिर्फ उनका मार्गदर्शक बनूंगा और
मैं नेतृत्व उसी शर्त पर करने के लिए तैयार हूं जब मैं किसी के दबाव में आकर फैसला नहीं लूंगा। मैं अपना स्वतंत्र फैसला अगर ले सकता हूं तब मैं इस आंदोलन में भाग लूंगा और इस आंदोलन का नेतृत्व करूंगा। विद्यार्थियों ने कहा कि जैसे आप चाहें, आप पर कोई दबाव नहीं डालेगा, जैसे आपको मन वैसे कीजिए, आपका फैसला सर्वोपरि होगा। जयप्रकाश नारायण ने एक ऐतिहासिक भाषण 1974 में पटना के इसी गांधी मैदान में दिया था, जहां पे 2014 में नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक भाषण दिया था। आप सुने होंगे ना। तो उसी जिस प्रकार से ऐतिहासिक भाषण मोदी जी का था, उससे भी कहीं खतरनाक भाषण जयप्रकाश नारायण का था। और जयप्रकाश नारायण का वह भाषण आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तीसरा लेसन में पूछा जाएगा संपूर्ण क्रांति क्या है, एक भाषण है। उसी हॉल में उसी मैदान में उन्होंने आगाज किया कि क्रांति नहीं, संपूर्ण क्रांति, ये पूरे भारत में एक क्रांति चलेगा ना। और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1974 पटना के गांधी मैदान में, जब वो भाषण दे रहे थे। उस भाषण के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातों को कहा, अपने जीवनी के बारे में भी इसमें लिखा गया है, बताया गया है। जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो गांव में हुआ। उसके बाद इंटरमीडिएट में वह पटना साइंस कॉलेज में वो एडमिशन कराए थे, लेकिन चूंकि उसी समय असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। असहयोग आंदोलन जानते हैं आप, 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू हो गया। असहयोग आंदोलन के शुरू हो जाने के बाद पटना साइंस कॉलेज में जयप्रकाश नारायण ने इंटरमीडिएट को छोड़ दिया और बाद में बिहार विद्यापीठ से उन्होंने इंटरमीडिएट किया। बिहार विद्यापीठ से इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट करने के बाद उनको मौका मिला काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया। वहां नामांकन उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए नहीं कराया। ग्रेजुएशन स्नातक करने के लिए उन्होंने ये BHU जो आज के नाम से है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय ने भिक्षा मांगकर जिसकी स्थापना किया था ना, उसमें उन्होंने नाम लिखवाने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि चूंकि इस विश्वविद्यालय जो है वो अंग्रेजों के संरक्षण में चल रहा है, अतः किसी गुलाम देश के किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने पर गुलामी की मानसिकता रह जाएगी, इसलिए मैं गुलाम देश में नहीं पढ़ना चाहता हूं। और वे पैसा नहीं होने के बाद भी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका चले गए ना। अमेरिका में जाकर वहां पढ़ाई उन्होंने शुरू की स्नातक का, लेकिन पैसों का तंगी था। पैसों का तंगी को मिटाने के लिए वे जगह जगह काम किए। वे बागानों में काम किए, बुचरखानों में काम किए, लोहा फैक्ट्रियों में काम किए, रेस्टोरेंट में काम किए, उन्होंने होटल में काम किया। उन्होंने होटल के जूठे बर्तन भी मांजे थे, वे जूठे बर्तन को मांजा था उन्होंने, वेटर का काम किया। ये सब काम करके जो उन्हें पैसा मिला और उसी पैसा से उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई को पूरा किया और उच्च शिक्षा प्राप्त करके वे भारत आ गए। वे लेनिन के विचारधाराओं से बहुत प्रभावित थे। लेनिन का मानना था, उनका कहना था कि लेनिन ने कहा था कि किसी देश के आजादी के लिए कोई भी पार्टी अगर आंदोलन कर रही हो, भले ही वो पूंजीवादी विचारधारा की क्यों नहीं हो, तो उसका सहयोग करना चाहिए और देश की आजादी में अपना सर्वस्व निछावर करना चाहिए। लेनिन का यही बात जयप्रकाश नारायण को प्रेरित किया और जब वो भारत आए तो कंप्लीट वो सोच से कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। लेकिन उस समय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वह देश की आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही थी। सिर्फ एक पार्टी आंदोलन कर रही थी, इसका नाम था कांग्रेस। और लेनिन के विचारधाराओं के अनुसार, चूंकि इनका विचार कांग्रेस से नहीं मिलता था, फिर भी इन्होंने लेनिन के अनुसार किस पार्टी को ज्वाइन किया? कांग्रेस को। क्योंकि उनका विचार यह था कि भले पार्टी कोई भी हो, अगर वह देश की आजादी के लिए आंदोलन कर रही है तो निश्चित रूप से जो है हमें उसी पार्टी का समर्थन करना चाहिए और देश की आजादी के लिए सहयोग करना चाहिए। इसके बाद वह कांग्रेस पार्टी में समर्थन दिए, देश को आजादी मिला। और बाद में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई
तो भूखमरी इत्यादि के समस्याएं जब नहीं सुलझा पाई, तब वो क्या किए कि उसके खिलाफ आंदोलन किए और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और पूरे भारत में क्रांति ला दिया और कांग्रेस की सत्ता हिला दिया उन्होंने। लेकिन इसके पीछे कभी भी उनका लोभ लालच यह नहीं रहा कि मुझे सत्ता में जाकर प्रधानमंत्री बनना है। वो उसके बाद आप जानते होंगे कि इस क्रांति के बाद जो है कांग्रेस की सत्ता हिली थी और उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने जो जनता पार्टी के नाम से था, कभी इन्होंने प्रधानमंत्री या किसी पद पर जाने की इच्छा जाहिर नहीं की। इन्होंने गांधी जी और नेहरू जी के भी बारे में चर्चा किया है। इन्होंने कहा कि जिस तरह से इंदिरा गांधी है उस तरह से नेहरू जी और गांधी जी नहीं थे। इंदिरा गांधी जब यहाँ पे संपूर्ण क्रांति वाला जब भाषण जब चल रहा था, देश में आंदोलन चल रहा था, तब इंदिरा गांधी ने क्रांतिकारियों के ऊपर लाठी डंडा और गोलियां बरसाई और क्रांति कर रहे आंदोलन कर रहे लोगों को गिरफ्तारियां करवाई थी। इसी बात पर कहते हैं कि ये लोग डेमोक्रेसी के दुश्मन है। नेता जो है, जो शांतिपूर्ण व्यक्ति अगर कोई आंदोलन कर रहा है और नेता लाठी डंडा और गोली बरसाता है, वो डेमोक्रेसी का असली दुश्मन है, लोकतंत्र का असली दुश्मन है। कहते हैं कि यही कारण है कि नेहरू जी और गांधी जी का विचार इन लोगों से बिल्कुल अलग है। वे गांधी जी और नेहरू जी के बारे में कहते हैं कि वे कभी विरोधियों के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखते थे, उससे घृणा नहीं रखते थे। अगर गांधी जी के सामने भी कोई उनकी शिकायत भी करता था तो उसे बाद में ले जाकर समझाते थे और उसको मनाने का प्रयास करते थे। नेहरू जी के साथ भी ऐसा ही था। जयप्रकाश नारायण नेहरू जी के विदेश नीतियों से बहुत दुखी थे, फिर भी, और उनकी आलोचना करते थे, फिर भी नेहरू जी जयप्रकाश नारायण को अपना भाई मानते थे। ये लाल बहादुर शास्त्री के कश्मीर नीति से जो है वो काफी आलोचना करते थे जयप्रकाश नारायण, फिर भी लाल बहादुर शास्त्री से इनका कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं था। ये कहते हैं कि मुझे किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, बस उनकी नीतियों से, उनके सिद्धांतों से और उनके कार्यों से हमें क्या है, दिक्कत है, और इसी कारण से मैं आलोचना करता हूं। इस भाषण के दौरान उन्होंने और भी चीजों को जिक्र किया है। उन्होंने जिक्र किया है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। जब वे वेलोर अस्पताल जा रहे थे तो वे जाते समय मद्रास में ईश्वर अय्यर अपने मित्र के साथ मद्रास में रुके थे, जहां उनकी मुलाकात रामधारी सिंह दिनकर से हो जाती है। रामधारी सिंह दिनकर ये नाम नहीं, कविता जगत के बहुत बड़ा ब्रांड का नाम है ना। रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर से मुलाकात होती है कहां? मद्रास में। और मद्रास में जयप्रकाश नारायण दिनकर जी से मुलाकात करते हुए चर्चा होती है देश के राजनीतिक हालातों पर, और उस पर रामधारी सिंह दिनकर ने जयप्रकाश नारायण को कुछ कविताएं भी सुनाई। और उसके उसी रात, मुलाकात के उसी रात जो है, रामधारी सिंह दिनकर को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें वेलिंगटन नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। वेलिंगटन नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया और अनेक प्रयास करने के बाद भी रामधारी सिंह दिनकर नहीं बच पाए और रामधारी सिंह दिनकर का निधन हो गया। जयप्रकाश नारायण अपने पूरे जीवन वृत्तांत को इसमें समाहित करते हुए कहते हैं कि भाई चुनाव में आज जो महंगाई बढ़ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है चुनाव में जो है वह पैसों का अधिक खर्च करना, बेहिसाब पैसों का खर्च करना। कभी कहते हैं कि नेता लोग चुनाव के समय कालाबाजारियों से पैसा लेकर और चुनाव में खर्च करते हैं, और चुनाव जीतने के बाद वे लोग क्या करते हैं कि कालाबाजारियों को संरक्षण देते हैं, और जिसके कारण भ्रष्टाचार फैल रहा है। वे कहते हैं कि एक समिति होनी चाहिए। उन्होंने समिति का नाम रखा संघर्ष समिति। उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति चुनाव में अपने मन से, अपने सहमति से किसी उम्मीदवार को खड़ा करेगी और उसे चुनाव जिताएगी। चुनाव जीतने के बाद यदि वह प्रत्याशी ठीक काम नहीं कर रहा है तो उसको हटाने का भी पावर संघर्ष समिति रखेगी। संघर्ष समिति का काम सिर्फ चुनाव लड़वाना नहीं, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना नहीं, बल्कि गांव गांव जाकर प्रशासन और सरकार के गलत नीतियों का खिलाफ करना भी है। वे जयप्रकाश नारायण ये समझाते हैं। किसको? अपने समितियों को, संघर्ष समितियों को समझाते हैं, लोगों को समझाते हैं, जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि जहां अन्याय हो रहा हो वहां आंदोलन होना चाहिए, आवाज उठनी चाहिए। उन्हीं महान क्रांतिकारियों में से एक था जयप्रकाश नारायण, जिनका आप जीवनी सुन रहे थे संक्षेप में। धन्यवाद।